organizational administration, strategic support, human resource management, editorial management, planning and execution of media initiatives आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे देश में आर्थिक तंत्र के साथ एक सामाजिक तंत्र के बड़े बुनियादी ढांचे की, यानी एसएचजी की, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सेवकों का वो समूह जो अपने जीवन की मुश्किलों के समाधान के लिए एकजुट होता है और मिलकर काम कर रहा है। क्योंकि ये यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ऐसे बड़े आबादी वाले देश के लिए ये मॉडल न केवल कारगर रहा है बल्कि लगातार उसमें संशोधन और परिवर्तन होते रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो मॉडल ऑफ एसएचजीज है भारत के संदर्भ में वो क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे काम कर रहा है, क्या परिवर्तन का आधार बन रहा है और कैसी संभावनाएं इससे हम और पा सकते हैं या देख सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अपनी डायरी और अपनी कलम जरूर तैयार रखिए ताकि इससे निकलने वाले जो बुनियादी मंत्र हैं वो आपके काम आ सकें और आपकी समझ का विस्तार हो सके, क्योंकि आप भी भारत के बेहतर भविष्य के भागीदार हैं। और अगर आप हैं तो आप या तो उद्यमी होंगे या उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप अपने गांव, अपने समाज, अपने देश में बदलाव की जो कोशिशें हैं उसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पूरा सत्र आपके लिए है और इसको समझेंगे, जानेंगे तो बहुत कुछ योगदान कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सत्र, मॉडल ऑफ एसएचजीज इन इंडिया। तो ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एसएचजी वास्तव में क्या है। जितना हम जानते हैं क्या उतना ही है या उससे इतर इसके कुछ और भी आयाम हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, तो वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी स्वयं सेवकों का समूह है जो स्वयं की प्रेरणा से, अपने आंतरिक चेतना से अपनी आवश्यकता के लिए आगे आते हैं और मिलकर संगठित होते हैं। ऐसे लोगों का समूह कहलाता है स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएचजी। और प्रेफरेबली फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि अगर एक तरह के वातावरण, एक तरह के परिवेश, एक तरह की परिस्थितियां होती हैं तो हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, और जहां ऐसा होता है वहीं बेहतर परिणाम के बेहतर प्रयास होते हैं। तो अब दूसरी बात यह आती है कि एसएचजीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर और नीडी पीपल। अब सामान्य सी बात है कि जब तक मुश्किलें नहीं होंगी तब तक हम कोई संगठित प्रयास करेंगे क्यों। तो यह किस तरह की मुश्किल है, एक तो पॉवर्टी है यानी गरीबी है, और दूसरा है कि उनकी जरूरतें हैं कुछ ऐसी जिनके समाधान वो खुद अकेले नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग संगठित होते हैं, मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बनता है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसके मेंबर्स वो ज्यादातर उनकी समस्याएं भी कॉमन होती हैं, जैसे रोजगार की समस्या, आजीविका की समस्या, बच्चों को पढ़ाने की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, या सामाजिक कोई संकट है किसी तरह के, उसके लिए वो मिल करके समाधान के लिए संगठित प्रयास करते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एक दूसरे के साथ जुड़कर, मिलकर, एक साथ प्रयास करके ये समाधानों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हालांकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बुनियादी शुरुआत हुई थी, जो अवधारणा थी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर थी, क्योंकि पूरे देश में गरीबी बड़े पैमाने पर थी, और जो बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके हैं वहाँ बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी और इस तरह की वित्तीय समावेशन की कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। इसलिए ऐसी अवधारणा विकसित की गई कि अगर एक ग्रुप होगा और उनमें एक दूसरे की निगरानी होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, उनके पास कोई पूंजी जाएगी तो मिल करके वो
दो लोग भी अगर नेतृत्वकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो प्रयास के परिणाम लगभग सबको मिलेंगे। तो इस दिशा में इसकी शुरुआत हुई थी, आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो एसएचजीज हैं, लीड चेंज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच मेंबर, एक बड़े बदलाव का वाहक बनते हैं ऐसे स्वयं सहायता समूह एसएचजीज। बदलाव कैसा? चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या सांस्कृतिक हो, या वैयक्तिक हो, यानी व्यक्तिगत बदलाव भी, क्योंकि एक व्यक्ति जिस स्तर से है उससे उठ करके अगर दूसरे स्तर पर आ रहा है तो वो भी एक बड़ा बदलाव है। किसी के सोच का स्तर, किसी की जानकारी का स्तर, किसी के ज्ञान का स्तर अगर एक है और उससे वो दूसरे स्तर पे आ रहा है तो ये बदलाव हो रहा है। तो ये हैं स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएचजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन के तौर पर हम लोग जानते और समझते हैं। अब भारत में एसएचजी के इतिहास क्या रहा है, कैसे एसएचजी की शुरुआत हुई? सबसे पहले 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की एक अवधारणा विकसित की गई और उसके जरिए इसकी शुरुआत हुई। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी स्वरोजगार के लिए प्रेरित और संगठित जो महिलाएं हैं उनके संगठन का नाम SEWA, हिंदी में कहेंगे तो सेवा। तो इस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई और तब से ये यात्रा आगे चल रही है। और इंडिया बूस्ट ऑफ सम 12 मिलियन एसएचजीज, यानी तकरीबन आज के समय में 12 मिलियन, कितनी बड़ी तादाद है आप समझिए। और ये 88% आर ऑल वुमेन मेंबर्स। इसलिए अमूमन जब एसएचजी की बात की जाती है तो सामाजिक तौर पर लोग महिलाओं के संगठन के तौर पर ही देखते समझते हैं, क्योंकि शुरुआत भी महिलाओं के माध्यम से हुई थी और सबसे ज्यादा संगठित होकर प्रयास करने में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। और सरकार की कोशिशें भी महिलाओं को केंद्र में रखकर होती हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं रोजगार से नहीं जुड़ी हैं। तो इसका दो मकसद होते हैं, एक तो वो थोड़ा कंसर्न है अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, तो वो संगठित होकर काम कर पाएंगी। दूसरा, ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड वुमेन हैं जो कि अपने घरेलू कामकाज के बाद बचे हुए समय में कोई काम करना चाहती हैं। और दूसरा है कि उनके संसाधनों की समझ बेहतर है। और जो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर थे, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी है और हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि का काम होता है, तो कृषि का जो उपज है उसके प्रसंस्करण में ही रोजगार के ज्यादा अवसर थे और ये काम बेहतर महिलाएं करती हैं। तो इसलिए ये ज्यादातर काम वुमेन सेंट्रिक रहा। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में 88% महिलाओं के ही स्वयं सहायता समूह हैं, जिनका नेतृत्व ज्यादातर नाबार्ड ने किया और पूरे देश में एक क्रांति के तौर पर आगे बढ़ा और आज 12 मिलियन, इतनी बड़ी तादाद। द एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 1992, 1972 में ये एक अवधारणा विकसित हुई थी। 1992 में एक एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट नाबार्ड लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि समूह बनाना एक बात है, समूह की अवधारणा के अंदर कोई प्रयास होना दूसरी बात है। लेकिन ऐसे समूहों को उस दौर में जहां किसी की गारंटी के बाद भी खाते खुलना मुश्किल था, और खाते तब खुलेंगे जब बैंक नजदीक हो, तो बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में भी बैंक बहुत ना के बराबर थे। तो उस दौर में ये बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट बनाया गया ताकि एक एक्सटेंशन बन जाएगा एक वित्तीय समावेशन का, और तब ऐसे समूहों के खाते खोले जाने लगे। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आधार था नाबार्ड की तरफ से, जिससे कि एक बड़ा परिवर्तन का आधार बना। नाबार्ड along with RBI permitted SHG to have a saving account in bank from the year of 1993, यानी ये एक पॉलिसी के लेवल पर डिसीजन होना बहुत जरूरी था। इस डिसीजन के बाद 1993 में ये शुरुआत हुई, जहां पर सेविंग जो खाते हैं वो खुलने शुरू हुए और उनमें जो भी थोड़ी बहुत पूंजी समूहों के द्वारा इकट्ठी की जाती थी या सरकार की तरफ से सहयोग के तौर पर पैसे मिलते थे, उन खातों के से संचालन शुरू हुआ छोटे छोटे काम करने के, जो कि आजकल बड़े पैमाने पर आ गए। और अब तो लाखों रुपए उन खातों में कॉर्पोरेट फंड के तौर पर अगर आप ग्रामीण आजीविका मिशन में देखें तो दिए जा रहे हैं। तो ये है एक लबो-लुआब एक एसएचजी के शुरुआत से लेकर उसकी यात्रा की समझ के बारे में भारत में कैसे इसका विस्तार हुआ। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एसएचजीज, क्योंकि जो पूरी अवधारणा इस बात है कि कितने तरह के मॉडल्स हैं स्वयं सहायता समूहों के। जब मॉडल्स की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं कि एक उनके स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था है उसको लेकर के मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर उनको कैसे सहयोग दिया जाए, उनकी निगरानी कैसे की जाए, उनका चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए, फीडबैक सिस्टम कैसे हो ताकि और बेहतर परफॉर्मेंसेस हो सकें। तो जो बुनियादी बदलाव इन मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगा वो छिटपिट परिवर्तन किए गए सिर्फ इसी उद्देश्य से। जो मूल ढांचा है वो स्वयं सहायता समूहों के आपसी काम का ही है, लेकिन सिर्फ उनको फंड्स कैसे मिलेंगे या फंड्स का एलोकेशन कैसे होगा या उन पर निगरानी कैसे होगी, उनसे फीडबैक कैसे लिया जाएगा,
उसमें जो बुनियादी बदलाव आए वही ये मॉडल का अंतर है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करें, लेकिन अभी हम बताते हैं कि कितने तरह के मॉडल्स हैं। एक डायरेक्ट लिंकेज मॉडल जिसको आपने देखा 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया, सबसे पहली शुरुआत थी। यानी कि एक समूह है, उसको एक सीधे बैंक के खाते से जोड़ दिया गया, बाकी सब काम अपने आप करेंगे। दूसरा है मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल कि बैंक खातों से तो जोड़ा गया, लेकिन उसकी निगरानी का भी एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि बैंक भी निगरानी करेगा। और उसके बाद आया एनजीओ मॉडल, यानी एक समूह है, एक बैंक है और उसमें एक एनजीओ भी इंक्लूड हो गया, तो एक ये मॉडल आया। उसके बाद मॉडिफाइड एनजीओ मॉडल जिसमें टू एंड फ्रो दोनों तरफ से कैसे निगरानी हो, थोड़ा सा इंप्रूव मॉडल जो था वो ये था। उसके बाद इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल कि एनजीओ तो रहेगा लेकिन बैंक डायरेक्ट रहेगा और एनजीओ भी इनडायरेक्ट दोनों से जुड़ा रहेगा, चाहे एक रूट पकड़े चाहे दूसरे। इस पर और विस्तार से बात करेंगे। दूसरा था आईएफएडी मॉडल, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल फंड्स भारत सरकार के माध्यम से कनेक्ट होने लगे देश में विकास की योजनाओं से, चाहे एमएफ के फंड हो या यूनिसेफ के फंड हो या दूसरे और फंड हो, जिनको इंक्लूड किया गया इस तरह के एसएचजीज को शामिल करते हुए काम करने के लिए, उसके लिए एक आईएफएडी मॉडल आया। उसके बाद आया जो पूरे देश में भारत सरकार ने कैंपेन शुरू की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना के लिए ये एक मॉडल आया जिसमें सरकार भी एक पार्टी बन गई। तो इस तरह से एक मॉडल विकसित हुआ, यानी ये इनका क्रमागत विकास भी हम समझ सकते हैं। तो अभी जब क्योंकि मॉडल्स की बात है तो ये थोड़ा और गहरा होगा, लेकिन ये सब और बेहतर समझ आएगा जब हम एसएचजी के पूरे कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझेंगे स्ट्रक्चरल वे में। अभी तक तो बुनियादी तौर पर देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एसएचजी क्या होता है, लेकिन बहुत मोटी मोटी अवधारणा जानते हैं। बुनियादी अवधारणाओं से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे पहले और आगे बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये एसएचजी का जो फाउंडेशन है वो होता क्या है, कैसे होता है, कोई एसएचजी बनता कैसे है। तो अमूमन मोटी अवधारणा तो पता है आपको, लेकिन एक बुनियादी जो बातें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एसएचजीज कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसका पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स पर जब अध्ययन करते हैं तो पाया जाता है कि कोई भी स्वयं सहायता समूह एक दबाव समूह भी हो सकता है और उसका पंजीकरण होना या ना होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी आप पंजीकृत नहीं होंगे तो आप खाता नहीं खुला पाएंगे, पंजीकृत नहीं होंगे तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बुनियादी पहचान का होना बहुत जरूरी है। तो कोई समूह की पहचान तब स्थापित हो पाती है जब वो पंजीकृत होता है। तो पंजीकरण वहां अनिवार्य है। अगर आप बिना किसी सरकार की योजना के लाभ की अपेक्षा किए कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। बिना बैंक गए अगर अपने पैसे को एक जगह जमा करके अपना काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन खाता तभी खुलेगा जब उसका पंजीकरण होगा, क्योंकि अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन आपको जरूरी है। दूसरा आता है एसएचजी कमिटी यूजुअली करस्पॉन्ड ऑफ 12 टू 25 लोकल वुमेन और मेन बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 50। वैसे अगर एक वैचारिक स्तर पर देखें तो कोई भी समूह स्वयं सहायता समूह हो सकता है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे युवाओं का हो, लेकिन बड़ों का हो। लेकिन चूंकि ये एसएचजी की अवधारणा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हुई थी तो यहाँ पर बालिग होना बहुत जरूरी है, और हमारे देश में बालिग होने की उम्र 18 साल है और मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर सक्रिय रहने की उम्र 50 साल है। उससे ज्यादा उम्र के लोग भी स्वयं सहायता समूह के हिस्से बन सकते हैं, लेकिन जब लीगल एस्पेक्ट में बात करते हैं ताकि आप उसमें फिट एंड फाइन हो। तो बदलते दौर में तो अब रिटायरमेंट की उम्र ही 60 साल और 65 साल तक हो गई है, तो यानी उस समय तक माना जा रहा है कि वो फिट एंड फाइन होंगे। तो इसलिए नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए ये एक औसत आयु रखी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी रिलैक्सेशन मिलने लगी। एसएचजी इज एन इनफॉर्मल ग्रुप एंड इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर एनी सोसाइटीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और अ पार्टनरशिप फर्म। स्वयं सहायता समूह की पहचान किसी रूप में हो सकती है, जैसे इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कंपनी भी, अब तो एफपीओ भी बना सकते हैं, वो भी एक तरह से स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा रूप हो गया, जिसमें से 300 350 किसान मिलते हैं, मिल करके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। वो कंपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, उसमें स्वतंत्र निदेशक होते हैं, वो चलाते हैं। लेकिन उससे पहले जो एसएचजीज थे वो हमेशा सोसाइटीज एक्ट या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में गवर्न होते रहते। सोसाइटीज एक्ट में ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, कोऑपरेटिव एक्ट में गवर्नमेंट की निगरानी होती है, सिस्टम की निगरानी होती है और उनकी भी भागीदारी होती है, और उनकी ऑब्जर्वेशन में ही ये सारे काम लीडरशिप के या चुनाव के या काम करने के होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से इंडिविजुअल लायबिलिटी पे आती है, जिसमें कोई भी सदस्य जिसके नाम से ये फर्म बनी है, जिन लोगों के नाम है, हमेशा उनकी ही लायबिलिटी रहती है। जबकि स्वयं सहायता समूह में जब ऐसे बनता है तो वो जैसे नए निर्वाचन होते हैं, नए लोग आते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये एक अवधारणा है। तो फाउंडेशन आपको समझ में आ गई। अब बात हम करते हैं हु
हेल्प्स टू फॉर्म एसएचजीज। कोई भी एसएचजीज अगर अपने आप बन जाते तो इस तरह के सरकार के या गैर सरकारी प्रयासों की जरूरत क्या होती। अपने क्षेत्रों में लोग स्वयं ऐसे समूह बना लेते, जैसे कि पहले किसी दौर में कबीले बनते थे या ऐसे समुदाय छोटे छोटे कम्युनिटी इनिशिएटिव लेते थे। एक संघर्ष के जरिए कोई एक नेतृत्वकर्ता निकलता था और वो सबका नेतृत्व करता था। तो वो एक दौर था जहां पर हिंसा और बहुत तरह के युद्ध बहुत हुआ करते थे, लेकिन बाद में लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था कि लोकतांत्रिक तरीके से बने। तो अब वो लोकतांत्रिक तरीका क्या होगा, उसका बायलॉज यानी कि संविधान क्या होगा, उस संविधान के पैरामीटर्स क्या होंगे, काम करने के तौर तरीके क्या होंगे, वित्तीय हानि लाभ के फैसले कैसे होंगे, काम के नेतृत्व के फैसले कैसे होंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, अगर किसी की शिकायत है तो उसका समाधान कैसे होगा, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कम जनरेट हो तो उसकी व्यवस्था क्या होगी। ये सब को करने के लिए जरूरत थी कि कोई अनुभवी व्यक्ति हो जिसका अध्ययन, अनुभव या ऐसे विषय की समझ अच्छी हो, तो वह हमें हेल्प कर सके ताकि एसएचजी वाकई परिणाम के लिए आगे बढ़ सके। तो ऐसे में आप देखिए कौन कौन लोग हो सकते हैं। अमूमन हमारे देश में सबसे ज्यादा भरोसा स्कूल के टीचर्स पर किया गया, चाहे वो शादी के फैसले करने हो या पारिवारिक विवादों का निपटार करना हो या फिर किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। तो ऐसे में सबसे भरोसेमंद ऐसे स्कूल टीचर्स रहे हैं और ज्यादातर सेवानिवृत्त स्कूल टीचर्स इसमें बड़े भागीदार रहे हैं। तो जो सेवा में हैं आधिकारिक तौर पर उनको नहीं कहा जाता, लेकिन करते दोनों हैं। तो ये होंगे या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ऑफिशियल हों, पद पे हों या गैर मुक्त हों, ऐसे लोग मदद कर सकते हैं और ऐसे मदद लोग करते भी हैं और उनकी वजह से बहुत से ऐसे चीज फॉर्म भी हुए हैं। हेल्थ वर्कर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, स्टाफ या डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी कोई भी ऑफिशियल्स हो तो उनकी मदद से ऐसे बने हैं। अगर आप देखें आज ग्रामीण आजीविका मिशन या शहरी आजीविका मिशन, ये तो पूरा एक मिशन मोड पर सरकार ने एक बहुत अच्छे रकम खर्च करके पूरा ढांचागत व्यवस्था बनाने की कोशिश की और आज 20 लाख से ज्यादा ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह हैं और तकरीबन इससे कमोबेश इतने ही शहरी आजीविका मिशन के समूह हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की चुनौतियां अलग हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें फील्ड ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स ने भी इसमें काम शुरू किया और अब तो बैंकों का एक आधारभूत ढांचा भी विकसित हो चुका है जो एसएचजीज को मदद करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको इनेबल करता है, पूरे सिस्टम के अंदर लाता है और उनको फंक्शनल बनाता है, काम कराता है। जो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत इनको काम करना था, नाबार्ड का सपोर्ट मिला और उनके फील्ड स्टाफ हैं। स्टेट कोऑपरेटिव, पूरे उत्तर प्रदेश या देश में कहीं पर भी स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक्स जो हैं, सोसाइटीज हैं, वो भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। व्यवहारिक चुनौतियां रहती हैं कि भारत बहुत सारी सामाजिक जटिलताओं का देश है, तो चुनौतियां जरूर आती हैं। कुछ लोग उसको नकारा देते हैं कि साहब असफल रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना भी विकसित हुआ वो एक ढांचागत विकास तो हुआ और समझ का विकास तो हुआ। दूसरी बात करें, अब फील्ड लेवल फंक्शनरी ऑफ एन एनजीओ, जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसी तरह से इसी का एक तरह का बड़ा स्वरूप होते हैं। एनजीओ जो हैं वो एसएचजी का ही एक बड़ा स्वरूप होते हैं, जहाँ कुछ अनुभवी लोग मिलते हैं और एक गैर सरकारी संगठन का स्वरूप बनाते हैं और उसका भी वही बायलॉज होता है, उसका भी पंजीकरण उन्हीं एक्ट के तहत होता है, उनका भी तौर तरीका, रिकॉर्ड कीपिंग सब लगभग सेम होती है, कोई फर्क नहीं है इसमें। बस ये थोड़ा स्मॉल स्केल पे होता है, ये थोड़ा लार्ज स्केल पे होता है। इनके जो टेरिटरीज हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, काम करने का दायरा बड़ा होता है। And unemployed educated local persons having an inclination to help others, यानी जो बेरोजगार हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनकी थोड़ी समझ है, जिनकी शिक्षा है, जो नेतृत्व कर सकते हैं और उनके अंदर एक बदलाव की भाव है कि वो हमारे समाज का बदलाव होना चाहिए, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, हमारे अपने लोगों के संकट, जो संकट है उनका समाधान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए और उनके अंदर ये भी क्षमता है कि वो व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रशासन है, सरकार है, उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया। ये अलग बात है कि ये संगठित प्रयास रिकॉर्ड पर ना होने के कारण ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन कम मिलती है, लेकिन वही लोग ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर वास्तविक भाव होते हैं, तो उनको भी हम मानते हैं कि वो एसएचजी के फॉर्मेशन में या उसके कामकाज में या उसके स्ट्रक्चरल विकास में मदद कर सकते हैं। तो ये लोग हेल्प करने वाले हेल्पर्स हैं या मेंटर्स हैं, ये लीडर्स हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ एसएचजीज कि कोई भी जो स्वयं सहायता समूह है उसकी सदस्यता कैसे प्राप्त होती है या सदस्यता के मानदंड क्या होते हैं। तो ये होता है फ्रॉम वन फैमिली ओनली वन पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एन एसएचजी। रूल्स ऐसे ही हैं, जैसे आप अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखें तो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे देश में ज़्यादातर संगठन ऐसे ही बने जिसमें ब्लड रिलेशन को या रिश्तेदारों को ही जोड़ा गया, क्योंकि उसमें स्वार्थ हावी होता है। इस कारण से वो फंक्शनल नहीं हो पाते और परिणाम नहीं दे पाते।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे सीख भी मिलती है और लोग सुधार भी करते हैं और परिवर्तन भी होता है। दूसरा ये है कि द ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ आइदर ओनली मेन और ओनली वुमेन। वैसे कि अब मिक्स समूह भी बन रहे हैं, लेकिन इस तरह की अवधारणा विकसित की गई क्योंकि अलग-अलग तरह के काम होते हैं, तो मिलके काम करने में सुविधा हो जाती है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। उसके बाद आता है मेंबर्स शुड हैव द सेम सोशल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर दो तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं तो उससे असुविधा ज़्यादा होती है या बहुत सारे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, उनकी लीडरशिप ज़्यादा हो जाती है, उस पर काबिज हो जाते हैं, उसका लाभ वो ज़्यादा ले लेते हैं या डिस्पैरिटी बरकरार रहती है। तो उस अंतर को दूर करने के लिए ये रिकमेंडेड भी है और ये अपेक्षित भी है कि अगर सेम सोशल बैकग्राउंड के होंगे या सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होंगे तो वो बेहतर काम करेंगे, आपस में एक दूसरे को अवसर की साझेदारी भी करेंगे। दोज हु डिपेंड ऑन मनी लेंडर्स इवन फॉर डेली नेसेसिटीज, मैंने जैसे बताया कि पहले स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ही इस बात पर आई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी कि वो जो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं या उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे सेठ साहूकारों के चक्कर लगाते हैं और वो उनका शोषण करते हैं, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, सामाजिक भी, हर तरह का शोषण होता है। इससे उन्हें मुक्त कराया जाए और उनको अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि वो भी मुख्य धारा में आकर अपनी जीवन को बेहतर बना सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकें और उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए जो बने, इसलिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई ताकि वो स्वयं सहायता समूहों में हिस्सेदार हो सकें। कॉमन लिविंग कंडीशंस फॉर द ग्रुप मेंबर्स, वो अपने आप में आ गया, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या अनुभव ज्ञानात्मक स्तर भी एक जैसा हो तो वो लोग बेहतर मिलकर काम कर सकें। तो ये आपने समझा, ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है। हालांकि अब इसमें बदले हुए दौर में हम लोग अब जागरूकता के बड़े स्तर पर आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह है, इंफॉर्मेशन हर जगह है। अब सबको पता है कोई सूचना कहाँ से प्राप्त करनी है, सरकारी सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट के सिस्टम क्या है, कंप्लेंट कहाँ से करनी है, हर चीज़ की हेल्पलाइन चल रही है। जागरूकता ज़्यादा है, इसलिए अब थोड़ी फ्रीडम इसमें बढ़ गई है। बढ़ते हैं, बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ एसएचजीज। अब एसएचजी फंक्शन कैसे करती हैं? अमूमन जो समूह बने भी हैं वो अपने आप को बहुत अंडर प्रिविलेज मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं, जबकि वो बहुत ताकतवर हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। और इस चीज़ का जो स्ट्रक्चरल व्यवस्था है, जो आधारभूत ढांचा है, उसको विकसित करने की अपेक्षा है कि वो स्वयं सहायता समूह बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम करें और इसलिए उनको कानूनी या उनको आर्थिक या और दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े। जैसे कि अगर देश देखें तो देश भी एक ऐसी ही व्यवस्था है कि एक संविधान है, उस संविधान में एक प्रावधान है, उस प्रावधानों के आधार पर 5 साल में चुनाव होता है, उस चुनाव में पूरे देश के नागरिक जो कि सदस्य हैं, देश की जो सबसे बड़ी संस्था है, यानी उस सरकार को बनाते हैं और वो सरकार क्या है कि एक व्यवस्था है जिसमें हम चुनकर जनप्रतिनिधि भेजते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपनी मिनिस्ट्री बनाता है और उस मिनिस्ट्री के ज़रिए वो सारे काम जो देश के लोग बताते हैं, समझाते हैं या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको करता है और इस तरह से व्यवस्था चलती है। लगभग उसी तरह से वो सरकारी व्यवस्था है क्योंकि एक ही है और गैर सरकारी ताकि अनेक हैं, उसमें जो हम काम करते हैं वो स्वयं सहायता समूह के ज़रिए करते हैं। तो दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, संवैधानिक स्तर पर दोनों की मान्यता एक जैसी है, दोनों की व्यवस्था भी लगभग एक जैसी है, दोनों के कामकाज के तरीके भी एक जैसे हैं और जो भी उसके सदस्य बनते हैं, वो देश उनकी मिल्कियत नहीं बनता। वैसे ही स्वयं सहायता समूहों में भी उन सारे सदस्यों की बराबर हिस्सेदारी होती है, ना कि किसी एक मेंबर की। हालाँकि अवधारणाएँ आजकल ऐसी बोली जाती हैं कि मेरी संस्था है या मेरा समूह है, वो मेरा समूह भावनात्मक स्तर तक हो सकता है, लेकिन आर्थिक और लाभ के स्तर पर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक एक व्यवस्था हो, व्यवस्था में मीटिंग्स की व्यवस्था होती है कि नियमित बैठेंगे, नियमित साझेदारी होगी। तो ग्रुप शुड मीट रेगुलरली, आइडियली द मीटिंग शुड बी वीकली और एट लीस्ट मंथली। क्योंकि वो लोकलाइज्ड ग्रुप है, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि साप्ताहिक तौर पर बैठकर अपने काम का निस्तारण करें, ज़िम्मेदारियों का बँटवारा करें, उसके बाद जवाबदेही सुनिश्चित करें, जो हिसाब-किताब है वो भी रखें और परिणामों की दिशा में बेहतर निर्णय कर सकें। तो साप्ताहिक और मासिक तौर पर ये बैठकें होती हैं। कंपल्सरी अटेंडेंस ज़रूरी है क्योंकि छोटे समूह हैं। अगर 12 से 25 के बीच का समूह है तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभी उसमें बैठें, लोकल हैं, आगे-पीछे आते हैं, वो एक व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन भागीदारी सबकी हो। Full attendance in all the group meetings will take it easy for the SHG to stabilize and start working to the satisfaction of all. सबकी चुनौतियां, सबकी अनुभव, सबकी बातें सम्मिलित हो सकें, ये अपेक्षा की जाती है। हालांकि ऐसा व्यवहार में नहीं होता। मेंबरशिप रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है जिसमें सभी सदस्यों का विवरण दर्ज किया जाए, उनके मिनट्स का रजिस्टर यानी जो निर्णय या जो बातें रखी जाती हैं उनका रिकॉर्ड बनाया जाए, आर टू बी केप्ट अप टू डेट बाय द ग्रुप बाय मेकिंग द एंट्रीज रेगुलरली। व्यवहार में ये भी कुछ चुने हुए समूहों में तो देखा जाता है, अधिकतर में ये भी नहीं होता
केवल सुविधानुसार भरा जाता है। फिर ये बात आती है कीपिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द एसएचजीज। किसी भी स्वयं सहायता समूह की अकाउंट कीपिंग कैसे होगी? तो ये पूरी तरह से एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के मानने की शर्त भी उनके साथ होती है और ये शर्त उनके संविधान में लिखी होती है, जिसको खुद वो निर्णय करते हैं, सबके हस्ताक्षर से जारी होता है, लेकिन व्यवहार में उसका अनुपालन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे समूह उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम देने वाले समूह व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और परिणाम दे भी रहे हैं। सिंपल एंड क्लियर बुक्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस टू बी मेंटेन। इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग गड़बड़ होने से पूरी तरह से उसके अंदर अव्यवस्था फैलती है। इफ नो मेंबर इज एबल टू मेंटेन द बुक्स, द एसएचजी में टेक आउटसाइड हेल्प। अगर कोई स्वयं सहायता समूह के साथी इतने योग्य नहीं है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक ढंग से कर सकें, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो किसी रूप में उनको ज्ञान का स्तर कम हो, तो वो किसी एक बाहरी मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, पेड और नॉन पेड, और वो इस काम को कर सकता है। ऑल रजिस्टर्स एंड अकाउंट्स बुक्स शुड बी रिटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग। ये व्यवहारिक आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि ये होता नहीं है। ये सुविधा अनुसार जब ज़रूरत होती है सबमिट करना होता है चिट फंड सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास, या रिन्यूअल होना होता है, तो सब बैक डेट से पूरी की जाती है। व्यवहार में अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, उसका व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलता है और असर भी होता है। Minutes book. The proceedings of meetings, the rules of the group, names of the members etc. are recorded in this book. ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने से क्या होता है कि कभी भी उसमें कोई मिस्टेक होने की संभावनाएं कम होती हैं। तत्काल लिखा जाए तो उससे ये होता है कि जो भी निर्णय हुए हैं, जो बातें हुई हैं, जो प्रस्ताव रखने वाले थे, उनके बारे में ब्यौरा दर्ज किया जा सकता है, जो भविष्य में आगे किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय में रिजोल्यूशन में काम आएगा। कि अब आप देखें सेविंग्स एंड लोन रजिस्टर, चूंकि अमूमन ये वित्तीय समावेशन के लिए है, इसलिए जो बचत हो रही है उसका हिसाब किताब सही होना चाहिए। अगर अपने किसी सदस्य को आर्थिक आवश्यकता है तो उसको पैसा दिया गया है तो कब दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, क्या वो इंटरेस्ट के साथ दिया गया या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत केवल विदाउट इंटरेस्ट दिया गया, या किन्हीं नियम और शर्तों के तहत, जो भी नियम और शर्तें हैं वो रिकॉर्ड में होंगी और उसके पासबुक्स होंगी, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड कीपिंग हो पाएगी। तो शोज द सेविंग्स ऑफ मेंबर्स separately and of the group as a whole. Details of individual loans, repayments, interest collected, balance extra are entered here. तो उसके लिए पासबुक्स होती हैं, तो उसके लिए वो मेंटेन की जाती है मेंबर्स की पासबुक, और ये रिकॉर्ड कीपिंग साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली जो रजिस्टर होता है उसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समूहों की ज़रूरतें तात्कालिक होती हैं। 2000, 5000, 10,000 की तात्कालिक देने के बाद उसकी व्यवस्था होते ही, क्योंकि कृषि आधारित व्यवस्था है, तो कोई फसल बिकी, पैसा आया, उसने रीपे कर दिया, इससे दूसरे सदस्य की मदद हो गई। तो एक रोटेशनल व्यवस्था है और एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर कोई इंटरेस्ट रखा तो रखा, नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट भी ये अमाउंट दिए जाते हैं फॉर शॉर्टेन पीरियड। तो अब देखें जो पासबुक्स होती हैं वो इंडिविजुअल पासबुक्स होती हैं, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे, सदस्यों के कोई शक भी ना हो और वो उसमें संदेह की स्थिति से बाहर रहें। अपने रिकॉर्ड को अपने साथ रखें और जो ऑफिशियल रजिस्टर है दोनों की मैचिंग हो, जैसे कि बैंक काम करता है। अब बात करते हैं एसएचजीज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो इसका मुख्य आधार रहा है कि कैसे वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है। तो मेजर रोल ऑफ एनएसएचजी इज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स विद अवेयरनेस, क्योंकि वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है जागरूकता। पैसे लेने हैं, उसका प्रबंधन कैसे करना है, जो प्रबंधन करना है उसके लिए काम क्या करना है, जो काम किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर ये नहीं समझेंगे, घाटे में आएंगे, तो आप रिपे नहीं कर पाएंगे, तो आप भी नुकसान में जाएंगे और जो देनदार संस्था है वो भी घाटे में जाएगी और आगे चलकर ये पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एसएचजीज प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स, इसलिए सदस्यों के अंदर ये व्यवहारिक जागरूकता बढ़ाई जाती है कि आपकी जो भी आमदनी है उसका एक हिस्सा आप बचत के तौर पर जमा करें। और वो बचत के तौर पर, चूंकि जब ये इसकी ढांचेगत व्यवस्था शुरू हुई थी तो बैंक्स की उपलब्धता इतनी नहीं थी, इसलिए ये था कि छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 100, 200, 500, तो ये बचत आप आकर समूह के पास जमा करें और आपके द्वारा जमा की गई राशि उस में जो इंटरेस्ट रेट है वो समूह देगा और बाकी उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर वो अपने साथी सदस्यों को पैसे देगा और इससे जो आमदनी होगी वो बचत हो जाएगी, यानी एक वित्तीय व्यवस्था उनके पास चलने लगेगी और एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति भी होने लगेगी। तो काफी जगहों पे ये चल भी रहा है, कुछ राज्यों में तो बहुत सफल है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, वहाँ बहुत सफल है। उत्तर प्रदेश, बिहार में थोड़ी चुनौतियां ज्यादा हैं। The SHGs gives small loans to all members from its common fund, जो उनका एक आम जो एक खाता है जिसमें कि ऐसे लोगों के पैसे जमा होते हैं, उस कॉमन फंड के जरिए वो लोन्स अपने मेंबर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं ताकि उनके काम भी चल जाएं
और आपसी विश्वास या आपसी दबाव दोनों काम करता रहे और उनको याद भी दिला सकें। एसएचजी ग्रुप एंड मेंबर्स सेविंग्स आर केप्ट विद द बैंक। अब ये जो एसएचजी है उनका जो सेविंग्स हैं वो फाइनली जो कलेक्टिव अमाउंट है, अगर उनकी डेली या रूटीन के नीड से ज्यादा बचत हुई तो वो बैंक में जाकर जमा कर देंगे ताकि वो पैसा भी सुरक्षित रहे और एक जो कॉपस फंड है वो इनका मेंटेन रहेगा, उससे वो काम अपना चलाते रहेंगे जैसे बैंक की शाखाएं काम करती हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ एन एसएचजी। अब बात ये आती है कि जो एसएचजी है वो काम, एक तो हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी पैसे की जरूरतों के आदान प्रदान एक दूसरे से, लेकिन इससे आगे के काम क्या हैं? तो अब आप देखें तो एक तो यह है कि सेविंग इन थ्रिफ्ट, दूसरा है इंटरनल लेंडिंग यानी आंतरिक आदान प्रदान पैसे का, डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव सोल्यूशन यानी जो कॉमन चुनौतियां हैं उनकी, चाहे क्षेत्रीय चुनौतियां हों, चाहे सामाजिक चुनौतियां हों, चाहे पारिवारिक चुनौतियां हों, आर्थिक चुनौतियां हों, रोजगार की चुनौतियां हों, शिक्षा की चुनौतियां हों, स्वास्थ्य की चुनौतियां, कोई भी चुनौतियां, वो एक तो आपस में डिस्कस करें और उनका समाधान करें। दूसरा, इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। ज्यादातर आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों या समुदायों में बहुत तरह के झगड़े होते हैं, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो या नाली का झगड़ा हो, घर का झगड़ा हो, रास्ते का झगड़ा हो। ये जो झगड़े भी होते हैं वो भी ऐसे समूहों की बैठकों में रिजॉल्व किए जाते हैं क्योंकि उनकी एक व्यवस्था होती है, उसमें न्यायोचित जो तरीका होना चाहिए उससे समाधान हो जाता है। एडवोकेसी फॉर इश्यूज, और उसमें जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो वो परिवार या वो व्यक्ति जो सदस्य है नहीं समाधान कर पा रहा है, तो जो अनुभवी लोग हैं उनकी तरफ से उनको एडवोकेसी थोड़ी सही जानकारियां मिल जाती हैं तो इससे उनका समाधान हो जाता है। एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, अगर उस समुदाय की समस्या किसी और समुदाय से या सरकार से या व्यवस्था से या किसी तरह की ऐसी स्थिति है तो वो ठीक ढंग से उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इससे वो एक दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं ताकि उनका समाधान एक निश्चित समय सीमा में हो सके। तो ये भी एक हम देखते हैं कि इसमें एक अवधारणा है। दूसरा है डेवलपिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स, जो उनका एक तरह से नेतृत्व की क्षमता का जो उत्थान होना है, उनका जो उन्नयन होना है, उनका जो वृद्धि होनी है, वो भी इसमें होता है। तो उनके अंदर निर्णय निर्माण की क्षमता बढ़ती है और वो तात्कालिक विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकने के लिए काबिल हो जाते हैं और जब ऐसा होता है तो वो समुदाय के अंदर बदलाव भी देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस, सामान्य जो जागरूकता है जरूरी, उसके बारे में नियमित बैठकें करने से, नियमित संवाद करने से विषयों की समझ विकसित होती है और उनकी सामान्य जो समझ है उसका भी विकास होता है और जब ये सब होता है तो बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग भी ऐसे समूहों में देना आसान हो जाता है क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे बैंक्स की तरफ से हो, चाहे वो ऐसे एनजीओज की तरफ से कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल पहुंचता है तो स्किल गैप भी वो भी दूर होता है और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समूहों की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं तो उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो इतने तरह के काम एसएचजी करता है। वैसे तो ऐसा समूह है जितने तरह के काम आए वो सब इसमें किए जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर समझने के लिए है, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एसएचजीज। तो ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यही बुनियादी आधार है समूह के बनने, समूह के चलने, समूह के स्थापना, समूह के विस्तार, समूह के प्रभाव और परिवर्तन का आधार बनने में। तो क्या है? एफिनिटी, सहज लगाव, यानी जो समूह के मेंबर्स हैं उनमें आपसी भावनात्मक, वैचारिक हर तरह का लगाव होना बहुत जरूरी है। अगर ये एफिनिटी नहीं होगी, ये लगाव नहीं होगा तो बेहतर न विचार कर सकते हैं, ना आपस में बैठ सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं और जो काम करते हैं उसका बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी जन्म नहीं ले पाएगा, विरोधाभासी परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि आपसी विश्वास, ट्रस्ट उनके अंदर हो क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट परिणाम के का सबसे बड़ा अवरोध है। पार्टिसिपेशन, और इसमें नियमित ये दोनों ही चीजें तब होंगी जब नियमित भागीदारी होगी, या ये कहें कि जब ये होगा तभी नियमित भागीदारी होगी। ये अन्योन्याश्रित है कि मतलब ये होगा तो होगा या ये होगा तो ये होगा, और नियमित भागीदारी होगी तो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझी जिम्मेदारी वो बांट पाएंगे और जब ये बांटेंगे तो इंडिपेंडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट दोनों होगा, यानी उनकी भागीदारी, उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन भी होगा और इससे उनको स्वतंत्रता भी काम करने की मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ली है, भागीदारी नियमित रखी है, आपसी विश्वास है, सहज लगाव है, तो परिणाम भी मिलेगा। और ये जो 5 प्रिंसिपल्स है नॉट फॉर एन एसएचजी, बल्कि ये कि आप इस तरह के एनजीओज के लिए भी और किसी भी तरह के संगठन के लिए ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। और बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, ये भी है कि व्हाट आर द 5 की पॉइंट्स ऑफ एसएचजी। किसी भी एसएचजी स्वयं सहायता समूह या किसी समूह के बेहतर फंक्शनिंग के लिए भी ये आधारभूत तत्व हैं
ये 5 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। नियमित बैठक बहुत तरह की समस्याओं का, नकारात्मकता का समाधान है सकारात्मक यात्रा की तरफ, तो रेगुलर मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक उनके पास आर्थिक समाधान नहीं निकलेगा, उसके लिए बचत नियमित होना बहुत ज़रूरी है, तो रेगुलर सेविंग्स हैं। और उन सब के साथ में अपने किसी साथी की संकट के समय में मदद नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा, तो इंटरनल लोनिंग है, यानी जो सेविंग है उससे उनकी छोटी-छोटी मदद हो और मदद के बाद उसका टाइमली रीपेमेंट, अगर वो समय पर भुगतान नहीं करेंगे, तो पूरा सिस्टम डिफंक्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये सब तभी ठीक चल पाएगा जब उन सब की प्रॉपर बुक कीपिंग हो। चाहे वो विषय का हो, चाहे वार्ता का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो फैसलों का हो, चाहे वो भुगतान का हो। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं किसी भी एसएचजी के संचालन के लिए या उसकी सफलता के लिए या उसके कामकाज के लिए। अब देखिए, ये सब आगे फिर मॉडल्स पर हम आएँ, उससे पहले ये समझते हैं कि ये ढांचा तो हमने समझ लिया। इस ढांचे के साथ अब हम समझते हैं कि बुनियादी चुनौतियाँ क्या हैं, जिसके कारण इतने सारे मॉडल्स विकसित हुए। आखिर इनकी आवश्यकता क्या थी? अगर एक ही तीर से हमारा काम चल रहा है, तो तमाम तरह के आयुध और तमाम तरह के हथियार बनाने की ज़रूरत क्यों है? और ये सब इसलिए ज़रूरत है कि बहुत तरह की चुनौतियाँ इस तरह के समुदाय आधारित जो प्रयास हैं, उसमें आती रही हैं या आ रही हैं या आती रहेंगी। तो अब क्या तरह की चुनौतियाँ आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जो आर्थिक उन्नयन के लिए कोई काम करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। जो भी प्रोड्यूस तैयार करते हैं, उसको मार्केट एस्टेब्लिश करना, मार्केट में ले जाना और मार्केट की एक व्यवस्था बनाना एक बड़ी चुनौती है। और मार्केट की व्यवस्था को बनाने के लिए चाहिए वित्त, तो उतनी फाइनेंस की उपलब्धता या उसका रोटेशन वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस दूसरी समस्या। और ये दोनों तब हो पाएंगी कि जब प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, कोई भी उत्पाद बाजार में तब टिकता है जब उसकी उपलब्धता या उसके लिए लगातार प्रयास होंगे, और वो तब होंगे जब उसकी क्वालिटी होगी, तो वो स्थिरता आएगी, लोगों को विश्वास आएगा। और ये सब के लिए चाहिए एक ढांचागत व्यवस्था, तो वो कमी होती है और वो ढांचा नहीं बन पाता, और इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पाता। और ये सब तब हो पाएगा जब फैसिलिटेटर का सपोर्ट उसे मिल सके, यानी वो व्यक्ति जो ज्ञानी है, जो इस क्षेत्र का अनुभवी है, जिसने ऐसे काम किए हैं, वो संस्था भी हो सकती है, वो सरकार भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है, वो एनजीओ भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो अगर उसको राइट फैसिलिटेटर का सपोर्ट समय पर नहीं मिलता, इसलिए लोग परेशानी में आ जाते हैं और अपना काम संस्थाएं नहीं कर पाती हैं, जो एसएचजीज नहीं कर पाती। अब फिर एक बात आती है, सब के साथ में अगर टाइमली जो रॉ मटेरियल है, जो भी काम ये कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल अगर इनको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, तो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। और जब वो डिस्टर्ब होगा, तो ये पूरा ढांचागत व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इनएडिक्वेट एंड इल ट्रेन्ड स्टाफ टू मीट द चैलेंजेस, क्योंकि ये समुदाय आधारित काम होता है, तो ज़्यादातर उन्हीं को काम का वितरण किया जाता है, तो वो वेल ट्रेन्ड नहीं होते। और इल ट्रेन्ड होने के कारण, यानी पूरी तरह से अभ्यस्त ना होने के कारण, किसी भी काम के लिए वो और नई मुसीबतें खड़ी करते चले जाते हैं, तो समाधान नहीं हो पाता। फिर आता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड यूनिटी अमंग एसएचजीज। जो पहली हमने 5 प्रिंसिपल्स की बात की कि उनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, उसकी कमी होने के कारण ये आता है कि जो स्थायित्व आना चाहिए, वो कामकाज में नहीं आता, एकता नहीं आती। इसलिए जहाँ एकता नहीं होगी, वहाँ अनेक हो जाएंगे, जहाँ अनेक हो जाएगा, वहाँ एक काम नहीं होगा, बल्कि विघटन आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन बाय स्ट्रॉन्ग मेंबर्स। जो भी उसमें मजबूत होगा, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, जानकारी के स्तर पर, बाहुबल के रूप में, कैसे भी होगा, तो वो दूसरे सदस्यों का शोषण करता है या मिसलीड करता है, विफुल करता है या भ्रम पैदा करता है, संकट पैदा करता है, तो इससे समस्या आती है। फिर क्या समस्या आती है कि इग्नोरेंस ऑफ मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स। जो नियमित बैठकों का क्रम टूटने लगता है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ियों के कारण एक दूसरे पे दोषारोपण या सही समाधान सही समय पर न होना या शोषण होता है, तो उससे जो मेंबर्स है उसमें उनको इग्नोर किया जाने लगता है और धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन घटने लगता है। और फिर शुरू होता है भ्रष्टाचार का तंत्र, और ये तंत्र बहुत खतरनाक है। जब यहाँ पर आता है, तो पूरा व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है और कुछ खास लोग इसमें अपने मकसद को पूरा करते हुए इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। और ये ज़्यादातर हो रहा है किसके ज़रिए? फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्योंकि जो भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं, वह ऐसे एसएचजीज या ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऐसे एनजीओज़ पर अपना दखल रखना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, ताकि उनकी जो मकसद हैं वो पूरे हो सकें, या उनके विरुद्ध कोई दबाव समूह खड़ा होकर विरोध न कर सके, या फिर उनकी कमियों को उजागर न कर सके, या फिर उनके फेवर में ही काम करे। ऐसे इंटेंशन के कारण ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो इन सारी चुनौतियों के कारण अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के मॉड्यूल्स विकसित होते रहे एसएचजीज के। तो जब हम इस पे आएँगे, तो फिर से इनको समझेंगे कि ये वास्तव में
जो मॉडल्स ऑफ एसएचजीज हैं वो कैसे कैसे बने, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कैसे कैसे वो संचालित हो रहे हैं और उसका ढांचागत व्यवस्था क्या है, ताकि अब हम तैयार हैं इन मॉडल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले मॉडल की बात हुई थी डायरेक्ट लिंकेज मॉडल, जिसको 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया था। तो क्या था वो? ये एक जनरल मॉडल था। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लिंकेज enables SHGs to utilize other services such as remittance of mission and other government funds such as interest, subvention and insurance services। तो चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरुआत हुई थी, तो उसमें यह था कि सरकार अगर कोई बजट दे रही है तो वो पैसे कैसे इनको पहुंचे, पैसे पहुंचे तो उसका हिसाब किताब कैसे रखें और समय समय पर उसके लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है वो कैसे वापस इनको मिल जाए और मिलेगा तो उसका सही उपयोग कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया कि मेंबर्स हैं, यानी समूह के मेंबर्स हैं जो कि एसएचजी से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो क्रेडिट के तौर पर हो जो एसएचजी इनको दे रहा है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा आ रहे हैं, तो उसके बीच में बैंक और एसएचजी के बीच में सेविंग और क्रेडिट दोनों चल रहा है। तो इनकी परसेंटेज और इनके बीच में एक बैलेंस हो, तो ये डायरेक्ट लिंकेज था, यानी एसएचजी और बैंक के बीच में डायरेक्ट है और एसएचजी और मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट है। बैंक और मेंबर्स का डायरेक्ट नहीं है क्योंकि बैंक का इतना एक्सपेंशन नहीं था। तो इसलिए बैंक डिपेंडेंट था एसएचजी पर, एसएचजी बैंक पे डिपेंडेंट था और मेंबर्स एसएचजी पे। ये था डायरेक्ट लिंकेज मॉडल एसएचजी का। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? थोड़ा सा बदलाव आया। क्या हुआ? मॉडिफाई कर दिया गया क्योंकि बैंक का तंत्र थोड़ा विकसित हुआ, बैंक ने अपनी पोजीशनिंग की और मेंबर्स को बैंक भी अपने सर्वाइवल के लिए या इन एसएचजीज के कॉन्फ्लिक्ट है उनसे इतर कुछ ऐसे मेंबर्स है जिनकी नीड बैंक से हो, उसने डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई, इसने मॉडिफाई कर दिया। यानी बैंक की निर्भरता एसएचजी पर कम हो गई और मेंबर की निर्भरता केवल एसएचजी पर होने के बजाय डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। तो ये एक दूसरा मॉडिफाइड वर्जन आया। इसमें जो है जो डायरेक्ट लिंकेज मॉडल में जो थोड़ा सा परिवर्तन आया और ये मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल हो गया और इसमें दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट हो गए। तो ये एक आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेविंग ज़्यादा हुई। इसमें एसएचजी बजाय बैंक से क्रेडिट लेकर के बैंक मेंबर्स को दो, जो मेंबर्स हैं उनको एसएचजी की थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली या डायरेक्ट भी हो गए और सारा क्रेडिट जो है वो सीधे मेंबर्स लेते हैं और लायबिलिटी भी मेंबर्स की हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बीच में एसएचजी थोड़ा फ्रीडम पा गई और एसएचजी अपनी सेविंग अपनी सेविंग यहाँ जमा करते हैं, यहाँ लेन देन करते हैं और यहाँ से ये सेविंग बैंक को देते हैं और ये एक साइकिल चलता है। तो ये मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल हो गया। इसके बाद जो है और जो समस्याएं आती रही, क्योंकि इनको मेंटर करना, इनको मॉनिटर करना, इनके साथ काम करना, ये सब बैंक के लिए संभव नहीं था क्योंकि बैंक का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था। तो बैंक ने इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठनों को इंक्लूड किया। जब ऐसा इंक्लूड किया तो ये आ गया एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी, यानी उसमें इस एसएचजी को बनाने, इसके कामकाज की देखभाल करने, इनको ट्रेन करने, इससे बैंक ने अपने आप को फ्री किया। इसमें एनजीओ को इंक्लूड किया। एनजीओ एसएचजी का संचालन करते हैं और इसका हिसाब किताब बैंक को बताते हैं। बैंक से एसएचजी अपनी सेविंग को जमा करता है और लेता है क्रेडिट और फिर यहाँ से लेन देन मेंबर्स और एसएचजीज के बीच में होता है ताकि ये लोकल लेवल पर इनको इजीली फिर लोन मिल सके। समस्या का समाधान करने के लिए एनजीओ मॉडल आया। फिर क्या हुआ? इसके बाद इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी कि एनजीओ भी इस लाइन में आ गया। यानी जो पहला जो डायरेक्ट मॉडल आपने देखा मॉडिफाइड, उसमें अब एनजीओ भी इसका एक पूरे लाइन ऑफ एक्शन में ये इंक्लूड हो गया। बैंक से एनजीओ को मिला, फिर एनजीओ ने एसएचजी को डिस्ट्रीब्यूट किया, एसएचजी ने मेंबर्स को दिया, इनके बीच इनके बीच अलग अलग संचालन चल रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी है। और इसके बाद दूसरा आया आईएफएडी मॉडल ऑफ एसएचजी, यानी इंटरनेशनल जो फंड्स मिले हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके लिए जो काम आया, उस फंड को जो यूटिलाइज करना था। इसलिए जिन राज्यों में ये काम बेहतर चल रहा था वहीं पर यह प्रोजेक्ट आधारित काम शुरू हुआ, जिसमें तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसमें काम हुआ और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल परिणाम भी महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। और इसलिए वहां का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। अरबों में उनका कारोबार आज भी हो रहा है और सरकारों के लिए अब संकट हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें है लेकिन बड़ा बैलेंस्ड है, तो इसलिए ये सक्सेसफुल हो पाए। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो मेंबर्स हैं एसएचजी है, बैंक है, इधर एनजीओ भी हैं और गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट एनजीओ और बैंक के बीच में भी काम करते हैं, बैंक से एसएचजी के बीच में डायरेक्ट भी काम करते हैं, बैंक से एनजीओ के थ्रू एसएचजी में भी काम करते हैं और एसएचजी बैंक डायरेक्ट भी है, मेंबर्स भी डायरेक्ट हैं और बैंक से मेंबर्स डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एनजीओ से भी मेंबर्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी मेंबर्स कनेक्टेड है। यानी ये अब मजबूर नहीं है, एसएचजी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये केवल एनजीओ पे मजबूर नहीं है, ये केवल बैंक पर मजबूर नहीं है, बल्कि सारे रास्ते इसमें खुल गए
क्योंकि इससे निगरानी भी बढ़ गई, इससे थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया और जो करप्शन की संभावनाएं भी घट गई और इसमें जो काबिल लोग थे जिनकी आवश्यकताएं थी वो कहीं से भी इस सोर्सेज से कनेक्ट हो सकते थे, ये फ्रीडम आ गई। तो ये एक मॉडल है, ये बहुत तरह के जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हैं, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है सेरीकल्चर के लिए यानी रेशम उत्पादन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के जितने भी काम हुए हैं उनमें इसकी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम मॉडल है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत सरकार ने शुरू की और इस योजना के तहत ये समूहों को जोड़ा गया। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मॉडल रहा जिसमें संगठनात्मक काम भी हुआ कि एसएचजी एक तरफ है, एसएचजी के मेंबर्स दूसरी तरफ हैं, तमाम विभाग इसमें जुड़े हैं क्योंकि जब ग्राम विकास की बात आती है तो उसमें पंचायती राज भी आता है, ग्राम विकास भी आता है, उसमें पेयजल भी आता है और उसमें सिंचाई विभाग, सब सारे विभाग इसमें जुड़ते, स्वास्थ्य विभाग भी आता है, शिक्षा विभाग भी आता है। तो ये मॉडल जो है ये बहुत तरह के विभागों को इंक्लूड करता है। तो एक तरह से सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ बैंक्स हो गए, यहाँ एनजीओज हो गए और एसएचजीज हो गए। तो ये क्रॉस कनेक्टिविटी इन सब के बीच में हुई, ये हुआ SGSY मॉडल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मॉडल। और ये मॉडल पूरी तरह से सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर केंद्रित रहा है जिसमें ये सहयोग ले रहे थे एसएचजीज का और एसएचजीज का पूरा नियंत्रण था एनजीओज के जरिए और एनजीओज को फंडिंग मिल रही थी जो ऐसे संगठनात्मक ढांचे हैं उनके जरिए और इसमें लाइन डिपार्टमेंट और बैंक दोनों अपने अपने साझेदार थे और परिणाम मेंबर्स को मिलना था, यानी ग्रामीण विकास के अवधारणा में जो स्वरोजगार के काम थे उनको बढ़ना था। तो ये मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा और चल भी रहा है। वैसे तो सारे मॉडल चल रहे हैं लेकिन अपनी क्षेत्र की आवश्यकता, समूह की आवश्यकता, बैंक की आवश्यकता या सरकार की आवश्यकता जैसे जैसे है वैसे वैसे मॉडल्स अपनाए जाते हैं और ये काम कर रहे हैं। तो साथियों ये बात आपने समझी और आपने समझा कि एसएचजीज क्या हैं, एसएचजी की फंक्शनलिटी क्या है, एसएचजी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटजीज के परिणाम क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और व्यवहार में क्या हो रहा है और इन सब के लिए कितने तरह के मॉडल्स विकसित किए गए और वो मॉडल्स हमारे देश में कैसे एक बदलाव के वाहक बने हुए हैं। और अब वर्तमान में ये सारे मॉडल्स एक बड़े ढांचागत व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार के दबाव से मुक्त हैं, सरकार के बंदिशों से मुक्त हैं और वो अवधारणाएं चल रही हैं ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन के तहत, जिसमें लाखों की तादाद में समूह न केवल स्वतंत्र काम कर पा रहे हैं बल्कि वो अपने फैसले करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। वित्तीय समावेशन में जो पैसा सरकार की तरफ से मिला है वो सरकारी व्यवस्था की निगहबानी के लिए जरूर रिपोर्ट्स देते हैं लेकिन वो बंधे हुए नहीं हैं बल्कि स्वतंत्र फैसलों के लिए मुक्त हैं। और ये आज़ादी वित्तीय आज़ादी का आधार भी बन रही है, सामाजिक आज़ादी का भी आधार बन रही है और परिवर्तन के लिए स्वतंत्र फैसले लेने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता भी मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे मॉडल्स के बारे में अच्छे से समझ विकसित हुई होगी। अगर अभी कोई सवाल बचा हुआ है तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो कि जूम का लिंक है, उसके जरिए हम इस सत्र के बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको और देखने को मिलेगा जिसमें आपको तमाम तरह के उद्यम की जानकारियां मिलेंगी जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने रोजगार को, अपने स्वरोजगार को, अपने आजीविका के काम को शुरू कर सकें। और उसके बाद फिर मुखातिब होऊंगा मैं आपसे सीधे रूबरू होऊंगा जहां आपकी जिज्ञासाएं, जहां आपके मुश्किलें, जहां आपकी चुनौतियां, जो आपके संशय हैं उनका समाधान करेंगे। तो चलिए ऑनलाइन जूम के सत्र से जुड़िए और हमसे खुलकर बात कीजिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी बेहद जरूरी होती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है बिजनेस का चुनाव, यानी कि आप किस बिजनेस का चुनाव करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपके इस काम में आपकी सहायता करता है बिजनेस आइडिया सेगमेंट। बिजनेस आइडिया में हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए आज का बिजनेस आइडिया है फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं पीनट बटर से। पीनट बटर एक खाद्य पेस्ट है जो पिसी हुई सूखी भुनी हुई मूंगफली से बनाया जाता है। इसमें अक्सर एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्वाद या बनावट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे नमक, मिठास या एमल्सिफायर। पीनट बटर एक प्रोटीन से भरपूर मक्खन है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये पिसी हुई मूंगफली से बना है जिसे अक्सर पहले भुना जाता है, एक गाढ़े पेस्ट में मिश्रित किया जाता है। इस व्यवसाय के लिए आपको 18 से 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 1600 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 मैन पावर और 15 से 18 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप 10 से 12% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
अगला बिजनेस आइडिया है रोस्टेड मखाना। मखाना अत्यधिक पौष्टिक, फुल्ली ऑर्गेनिक, नॉन सरल भोजन है। ये ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, नारियल जैसे सूखे मेवों से बेहतर और चीनी, प्रोटीन, एसिड और फिनॉल से बेहतर होता है। 100 ग्राम मखाने में 350 किलो कैलोरी, 9.7 ग्राम आसानी से पचने योग्य प्रोटीन, 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.8 ग्राम नमी, 0.1 ग्राम वसा, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है। तेल और मसालों के छिड़काव के साथ मखाने के बीजों को अक्सर भूनकर खाया जाता है। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 10 मैन पावर और 15 से 18 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो 18 से 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 मैन पावर और 25 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है स्ट्रॉबेरी कैंडी। बाजार में स्ट्रॉबेरी कैंडी की मांग अधिक है क्योंकि इससे मौजूद चीनी सामग्री विल पावर को बढ़ाने में मदद करती है। ऑड सीजन्स में स्ट्रॉबेरी की लेस अवेलेबिलिटी के कारण लोग इसे कैंडी के रूप में खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है, जिसकी रिकमेंडेशन न्यूट्रिशनिस्ट भी करते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी कैंडी की शुरुआत करने के लिए कुछ मशीन्स की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप उन्हें मार्केट में डिस्पैच कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी कैंडी मेकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 34 से 38 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन और 8 से 10 मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज का आखिरी बिजनेस आइडिया है राजमा प्रोसेसिंग। राजमा न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर राजमा का व्यवसाय शुरू करने से आप एक सफल उद्यमी भी बन सकते हैं। भारत में खाद्य उद्योग विकसित हो रहा है और राजमा प्रोसेसिंग बिजनेस स्थापित करना सर्वोत्तम व्यावसायिक विचारों में से एक है। राजमा लोगों के सबसे पसंदीदा शाकाहारी भोजन में से एक है। राजमा न केवल टेस्टी और हेल्दी है, बल्कि ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे उन्हें अधिक मुनाफा होता है। राजमा की खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसकी 50% अधिक किस्में विकसित की हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 2500 से 2700 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी, जिसमें कि 1000 से 1200 स्क्वायर फीट प्रोसेसिंग के लिए, 700 से 800 स्क्वायर फीट रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए, 300 स्क्वायर फीट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, 300 से 400 स्क्वायर फीट फिनिश्ड गुड्स के लिए। मशीन कॉस्ट 20 से 25 लाख तक, 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन और 10 से 12 मैन पावर, जिसके बाद आप कमा सकते हैं 10 से 12% प्रॉफिट। तो ये थे बिजनेस आइडियाज जो आपको सफल व्यवसाय शुरू करने में सहायता कर सकते हैं। अब आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।